किसी गांव में सिया नाम की एक लड़की रहती थी। सिया दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दयालु स्वभाव की थी। बचपन में ही सिया की माँ की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने मीनू नाम की एक औरत से शादी कर ली थी। मीनू की भी एक बेटी भूमिका थी। सिया के पिता अक्सर काम के सिलसिले से बाहर रहते थे, जिसके बाद मीनू और उसकी बेटी भूमिका दोनों मिलकर सिया को परेशान किया करते थे। एक दिन मीनू सिया को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, सुन लड़की, घर कितना गंदा है। तूने अभी तक घर की सफाई नहीं की। घर का काम कौन करेगा? माँ, घर में नौकर है, आप उनसे बोलकर साफ करवा दीजिए। किसी दूसरे नौकर की जरूरत क्यों है? जब घर में तू है तो क्यों पैसे देकर काम करवाना? आज से घर का सारा काम तू करेगी, समझी? मीनू की बात सुनकर सिया हैरान रह जाती है। सिया के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता, इसलिए वो चुपचाप घर का सारा काम करने में लग जाती है। सिया घर का सारा काम करती रहती थी। वहीं दूसरी तरफ मीनू और भूमिका आराम करना, टीवी देखना और शॉपिंग करना, बस यही काम करते थे। काम खत्म होने के बाद सिया मीनू और भूमिका के साथ खाना खाने जाती है। तभी मीनू गुस्से में कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ बैठकर खाने की? तुझे अभी बोला है किसी ने खाना खाने के लिए? जब तक मैं ना बोलूं, तब तक तू खाने को हाथ भी नहीं लगाएगी, समझी? हम दोनों अच्छे से खा लेंगे, फिर हम जो अपनी प्लेट में छोड़ेंगे तू वही खाएगी। चल निकल यहाँ से। मीनू की ये सारी बातें सुनकर सिया वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद भूमिका अपनी माँ से कहती है, मम्मी, इसके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, मुझे इसके सारे कपड़े दे दो और इसे नौकरानी वाले कपड़े दे दो। ये एक नौकरानी है ना, इसलिए इसके कपड़े भी नौकरानी जैसे ही होने चाहिए। और हाँ मम्मी, इसका रूम भी बहुत सुंदर है, इसलिए आज से मैं इसके रूम में रहूंगी और ये किचन में सोएगी। मेरी शहजादी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आज से ये किचन में ही रहेगी। उसके बाद मीनू सिया के पास जाती है और उससे कहती है, सुन मनहूस लड़की, अपना बोरिया बिस्तर किचन में लेकर जा और वहीं किसी कोने में पड़ी रहना। उसके बाद दोनों माँ बेटी सोने चले जाते हैं और उनका बचा कुचा खाना सिया अपने साथ किचन में लेकर चली जाती है और वहाँ बैठकर खाने लगती है। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन राजमहल का एक सिपाही घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, आज से 2 दिन बाद राजमहल में राजकुमार का जन्मदिन मनाया जाएगा। जन्मदिन में शामिल होने के लिए गांव के सभी लोग आमंत्रित है। ये घोषणा सुनकर सिया की सौतेली बहन भूमिका खुश होकर अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। भूमिका की बात सुनकर मीनू कहती है, भूमिका, राजकुमार के जन्मदिन में सबसे ज्यादा सुंदर तुम ही लगना। अगर तुम वहाँ पर सबसे ज्यादा सुंदर लगोगी तो राजकुमार की नजर तुम पर ही जाएगी और वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाएंगे। मैं आज ही तुम्हारे लिए सुंदर सी ड्रेस लेकर आती हूँ। मम्मी, अगर मेरी शादी राजकुमार से हो गई, फिर हम राजमहल में ही रहेंगे ना? हाँ हाँ, लेकिन उससे पहले चलो जल्दी से शॉपिंग करके आते हैं। इतना कहकर दोनों माँ बेटी बाहर शॉपिंग करने चले जाते हैं। ये सब बातें पीछे खड़ी होकर सिया सुन रही होती है और वो बहुत उदास हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी शॉपिंग करके घर आ जाती हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और राजकुमार का जन्मदिन आ जाता है। उस दिन गांव के सभी लोग जन्मदिन में जाने के लिए सुबह से ही तैयारी में लग जाते हैं। वहीं भूमिका भी बेसब्री से राजकुमार के जन्मदिन में जाने का इंतजार कर रही थी। तभी भूमिका सिया को बुलाती है और उससे कहती है, और सिया की बच्ची, कहाँ है तू? आज मुझे राजमहल जाना है, इसलिए तू मुझको तैयार कर दे। और भूमिका को तैयार करने लगती है। कुछ घंटों बाद भूमिका अच्छे से तैयार हो जाती है। बहुत हिम्मत करके सिया मीनू से कहती है, माँ, राजमहल में सभी को बुलाया है ना राजकुमार जी के जन्मदिन में? क्या मैं भी आप सबके साथ चल सकती हूँ? सिया, तू राजमहल इतने गंदे फटे पुराने कपड़े पहन कर जाएगी क्या? शक्ल तो देख अपनी, कितनी गंदी लगती है तू।
नहीं, तू हमारे साथ राजमहल नहीं जाएगी, समझी? चुपचाप घर में बैठ के काम कर। तेरी इतनी हैसियत नहीं है हमारे साथ राजमहल जाने की। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं और राजकुमार के जन्मदिन में चली जाती हैं। सिया रोते हुए घर से बाहर जाती हैं और एक बगीचे में जाकर बैठ जाती हैं। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार कभी नहीं होता। अगर मेरी माँ होती तो आज मैं भी पार्टी में जाती। माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई और पिताजी अक्सर काम के सिलसिले से बाहर रहते हैं। उस बगीचे में परी लोग की एक सायरा परी घूमने आई होती है। तभी सायरा परी सिया को रोते हुए देखती है और उसके पास जाती है और कहती है, तुम रो मत, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। अब तुम भी राजमहल पार्टी में जाओगी। क्या मैं भी पार्टी में जा सकती हूँ? मेरी हालत तो देखिए, ना ही मेरे कपड़े अच्छे हैं और ना ही मेरी शक्ल अच्छी है। अगर मैं वहाँ पर गई तो सब मुझ पर हंसेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर सायरा परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ पर एक लहंगे के साथ ही लिपस्टिक भी प्रकट कर देती है। सिया जैसे ही लिपस्टिक लगाती है वो दिखने में बहुत खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद सिया जादुई लहंगा पहनती है। जादुई लहंगा पहनने से सिया की खूबसूरती में और 4 चांद लग जाते हैं। उसके बाद परी कहती है, ये जादुई लिपस्टिक तुम्हें हमेशा ऐसी ही खूबसूरत बनाए रखेगी और ये जादुई लहंगा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद सिया राजमहल में जाती हैं। वहाँ राजमहल में सबकी नजरें सिया पर टिक जाती हैं। तभी राजकुमार की नजर सिया पर पड़ जाती है और उन्हें पहली ही नजर में सिया पसंद आ जाती है। राजकुमार सिया की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी सिया की नजर अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन पर पड़ती है। उन्हें देखकर सिया जल्दी से वहाँ से भागकर घर आ जाती है। भागते भागते सिया की लिपस्टिक राजमहल में ही गिर जाती है और राजकुमार उसकी लिपस्टिक उठा लेते हैं। राजकुमार एक सैनिक से कहते हैं, यहाँ से भागकर अभी एक लड़की गई है और ये लिपस्टिक उसी लड़की की है। मुझे 2 दिन के अंदर वही लड़की चाहिए, चाहे तुम्हें पूरे गांव में उस लड़की को ढूंढना क्यों ना पड़े। राजकुमार सैनिक को आदेश दे देते हैं और सैनिक सिया की खोज में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिया को भी राजकुमार बहुत अच्छे लगते हैं और वो उनके सपनों में खो जाती हैं। सैनिक लिपस्टिक लेकर सिया के घर आता है। तभी मीनू सिया के पास जाती हैं और उससे बोलती हैं, सुन मनहूस, तू कमरे से बाहर मत निकलियो। लेकिन माँ, वो लिपस्टिक तो मेरी है ना। मीनू सिया की बातों का कोई जवाब नहीं देती है और उसे कमरे में बंद करके वहाँ से चली जाती है। सैनिक को सिया उस घर में नहीं मिलती है, इसलिए वो उदास होकर वहाँ से जाने लगती हैं। तभी सिया भागते हुए आती है और बोलती है, सुनो सुनो, मैं ही सिया हूँ और ये लिपस्टिक भी मेरी है। उसके बाद सैनिक सिया को अपने साथ राजमहल ले जाते हैं। राजकुमार सिया से कहते हैं, सुंदर लड़की, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें अपनी राजकुमारी बनाना चाहता हूँ। सिया शर्माते हुए राजकुमार को शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। इस तरह मीनू और भूमिका हाथ मलती रह जाती हैं और सिया हंसी खुशी राजकुमार के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। एक समय की बात है, हरियाली परी पृथ्वीलोक पर इंसानों की मदद करने के लिए जंगल में रहा करती थी और जादुई हेयर बैंड के पेड़ लगाया करती थी ताकि वो जादुई हेयर बैंड के पेड़ पृथ्वी पर रह रहे गरीब, असहाय और ईमानदार लोगों की मदद कर सके। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता है और पृथ्वी पर काफी जगह जादुई हेयर बैंड का पेड़ लगाकर हरियाली परी वापस परीलोक चली जाती है। पृथ्वीलोक पर ही रश्मि अपनी माँ शोभा और पिता मनमोहन के साथ जौनपुर नाम के गांव में रहा करती थी।
रश्मि का परिवार गांव के सबसे ज्यादा गरीब परिवारों में से एक था। रश्मि के पिता सेठ के खेतों में काम किया करते थे और उसकी माँ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटा करती थी और फिर उसे बाजार में बेच देती थी। और इसी तरह दोनों पति पत्नी काम करके घर का खर्चा चलाया करते थे। क्योंकि रश्मि के माता पिता पूरे दिन घर से बाहर रहते थे, इसलिए रश्मि को घर पर ही रहना पड़ता था, जिस कारण रश्मि स्कूल नहीं जा पाती थी। परंतु रश्मि को स्कूल जाना और पढ़ना बहुत पसंद था। वो जब भी बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी तो उसका मन उदास हो जाया करता था, परंतु वो कुछ नहीं कर सकती थी। रश्मि की माँ शोभा ने उसे घर का सारा काम सिखा रखा था, इसलिए सुबह से लेकर शाम तक का सारा काम रश्मि ही किया करती थी। ऐसी ही एक सुबह, रश्मि बेटा, नाश्ता तैयार हो गया क्या? तेरे पापा खेत पर जाने के लिए लेट हो रहे हैं। अगर उन्हें ज्यादा लेट हो गया तो जानती ही है कि सेठ कितना गुस्सा करेगा। माँ आप चिंता मत करो, नाश्ता बस तैयार हो चुका है। पापा और आप बैठो, मैं बस लेकर आती हूँ। इसके बाद नाश्ता करके और दिन के लिए खाना बांधकर दोनों पति पत्नी अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। और यहाँ रश्मि हर दिन की तरह अकेले पड़ जाती है। रश्मि का मन घर में अकेले नहीं लगता था, क्योंकि वो अपने माता पिता की अकेली संतान थी और उसके पास अपनी बातें बताने के लिए कोई भी सुनने वाला नहीं था। इसलिए वो अपने घर के सबसे पास वाले जंगल में चली जाया करती थी और वहीं अपना समय बिताती थी। वो बचपन से ही उस जंगल में जाती थी, इसलिए वहाँ कई जानवर उसके मित्र बन गए थे और वो उन्हीं से अपनी सारी बातें किया करती थी। प्यारे खरगोश, तुम्हें पता है आज गलती से सब्जी में मिर्ची तेज हो गई थी, लेकिन तभी मुझे मेरी पड़ोसन की बताई हुई एक तरकीब याद आ गई कि अगर मिर्ची ज्यादा हो जाए तो उसमें एक आलू छील कर डाल दो। इससे सारी मिर्ची आलू अपने अंदर ले लेता है। और उनकी बात सच में सही निकली। सब्जी में मिर्ची की मात्रा बिल्कुल बराबर हो गई। मैं तो डर ही गई थी, पर सब ठीक हो गया। ऐसे ही वो अक्सर जानवरों से, पेड़ों से, पौधों से और यहाँ तक कि बहती हुई नदी से भी बातें किया करती थी और इस सब से उसका मन खुश हो जाया करता था। और शाम कब हो जाती थी उसे पता ही नहीं चलता था। और फिर वो शाम को घर आकर अपने माता पिता के लिए खाना बनाने लग जाती थी। ले रश्मि, मैं तेरे लिए तेरे पसंदीदा मीठे मीठे अमरूद लेकर आई हूँ। आज मैं लकड़ी काटने के लिए जंगल के थोड़ा अंदर गई थी, वहीं मुझे ये अमरूद का पेड़ दिख गया और फिर तेरी याद आ गई, इसलिए सोचा लेती चलूं। माँ आप कितनी अच्छी हो। आज सुबह से ही मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था और आप बिना मेरे कहे मेरे मन की बात जानकर ये अमरूद ले आई। बेटा, इसलिए तो माँ होती है, बिना कहे ही मन की बात जान लेती है। हाँ हाँ, बहुत तारीफ हो गई। अब खाना ठंडा हो रहा है और माँ को ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। रश्मि की ये बात सुनकर सभी हंस पड़ती हैं। समय ऐसे ही बीत रहा था, परंतु एक दिन जब शोभा जंगल में लकड़ियाँ काट रही होती है, तभी एक भारी सा पेड़ शोभा के ऊपर आकर गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जब कुछ लोग उस पेड़ के नीचे दबी हुई एक औरत को देखते हैं तो भीड़ जमा हो जाती है और सभी मिलकर उस पेड़ को वहां से हटाते हैं। इसके बाद शोभा को गांव लाया जाता है। जैसे ही रश्मि को ये बात पता चलती है, वो भागते हुए अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, ये सब क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती हो। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? माँ उठ जाओ ना, मेरे साथ ऐसा मत करो। रश्मि ऐसा कहकर बहुत रोती है। अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर सुनकर मनमोहन भी भागा चला आता है। अपनी पत्नी की हालत देखकर वो भी उदास हो जाता है। फिर जैसे तैसे वो लोग मिलकर शोभा का अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शोभा की मृत्यु के बाद से मनमोहन सेठ के यहाँ नहीं गया था। फिर जैसे ही एक दिन वो सेठ के यहाँ जाता है, सेठ गुस्से में तिल मिलाकर मनमोहन से कहता है, अब क्यों आया है? अब तेरी कोई जरूरत नहीं, निकल जा यहाँ से। ये आप कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? अरे ऐसे कह रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। बिना बताए इतने दिन कहाँ गायब हो गया था? तुझे पता है तेरी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया। अब चला जा यहाँ से, तेरी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तेरी जगह मैंने एक दूसरे मजदूर को रख लिया है। सेठ जी, मैं आपके यहाँ पर 8 साल से काम कर रहा हूँ और आप तो जानते हैं मैं कभी ऐसा नहीं करता।
वो बात ये है कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मुझे बिना बताए छुट्टी लेनी पड़ी। मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है, जियो या मरो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने दूसरा मजदूर रख लिया है, अब तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर सेठ मनमोहन को अपने आदमियों के द्वारा धक्के मारकर निकाल देता है। बेचारा मनमोहन दुखी होकर घर वापस आ जाता है। क्या हो गया पापा, आज आप इतना जल्दी क्यों आ गए? सब ठीक है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बेटा, सेठ ने मुझे काम पर से निकाल दिया है क्योंकि मैंने बिना बताए कुछ दिनों की छुट्टी ली थी। अब पता नहीं कौन मुझे काम देगा और काम देगा भी या नहीं, ना जाने फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। शोभा के इस दुनिया से जाते ही हमारे सारे सुख चैन और खुशियाँ भी उसी के साथ चली गई। आप चिंता मत करो पापा, सब ठीक हो जाएगा। आपको कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। इस गांव में तो मुझे कोई काम नहीं मिलेगा। मुझे लगता है मुझे शहर ही जाना पड़ेगा। शहर तो हर किसी को पाल लेता है, हमें भी पाल ही लेगा। ऐसा कहकर मनमोहन दुखी हो जाता है। अपने पिता को देखकर रश्मि भी काफी दुखी हो जाती है। रश्मि भी अपनी माँ की मृत्यु के बाद से जंगल नहीं गई थी। वो जंगल जहाँ वो बचपन से जाती थी, और ऐसा एक दिन भी नहीं गया था जब वो उस जंगल में ना गई हो। अभी रश्मि का मन काफी दुखी था, इसलिए वो अपने पिता को खाना देकर उन्हें सुलाकर जंगल आ जाती है। परंतु अभी भी वो दुखी थी। तभी जंगल का एक पेड़, जिससे रश्मि अक्सर बातें किया करती थी, वो रश्मि को देखकर कहता है, रश्मि क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? तुम इतने दिन जंगल क्यों नहीं आई? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तुम बचपन से इस जंगल में आती हो, ऐसा पहली बार हुआ है कि तुम इतने दिनों तक कहीं गायब रही हो। मैं जानती हूँ, पर मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से सब कुछ गलत हो रहा है। मेरे पिता को नौकरी से निकाल दिया गया और अब उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो कल शहर जा रहे हैं। मेरी माँ के जाते ही हमारी खुशियाँ भी उन्हीं के साथ चली गई, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आ पाई। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, पर तुम इस तरह दुखी मत हो। देखो, जंगल के जानवर भी तुम्हारे दुख को देखकर दुखी हो गए हैं। तुम ही बताओ पेड़, आखिर मैं क्या करूं? मैं किसी भी तरह अपने पिता की सहायता नहीं कर पा रही हूं और उन्हें ऐसे दुखी भी नहीं देख पा रही हूं। पर मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, जिससे तुम अपने पिता की सहायता कर सकती हो। मैं कुछ समझी नहीं। रश्मि, मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ, बल्कि हरियाली परी का लगाया हुआ जादुई हेयर बैंड का पेड़ हूँ। हेयर बैंड का पेड़? ये तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ, हो सकता है, पर मुझे हरियाली परी ने ही पृथ्वी के कोने कोने पर लगाया है, ताकि मैं जरूरतमंद और ईमानदार लोगों की मदद कर सकूं। तुम तो जरूरतमंद भी हो और ईमानदार भी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो मामूली पेड़ जादुई हेयर बैंड के पेड़ में बदल जाता है। उस पेड़ के हेयर बैंड हर किसी इंसान को नहीं दिखते थे, वो केवल उन्हीं लोगों को दिखते थे जिन्हें वो पेड़ चाहता था। और अब वो सारे हेयर बैंड रश्मि को भी दिख रहे थे। ये तो सच में कमाल है। मैं तुम्हारे साथ बचपन से रहती आई हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में पता ही नहीं चला। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें उस वक्त इसकी जरूरत नहीं थी, परंतु अब है। तुम मेरे इस पेड़ पर से एक जादुई हेयर बैंड तोड़ लो। रश्मि उस जादुई हेयर बैंड के पेड़ के बताए अनुसार उस पर से एक जादुई हेयर बैंड तोड़ लेती है। रश्मि, ये हेयर बैंड जादुई और बहुत ही कमाल का है। इस हेयर बैंड की सहायता से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। पर मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? रश्मि, इसे अपने सर पर लगा लो और अपनी कोई भी इच्छा को 2 बार दोहराओ। ये तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर देगा। इसके बाद उस जादुई हेयर बैंड को परखने के लिए रश्मि कहती है, हे जादुई हेयर बैंड, मेरे सामने अभी मेरा पेट भरने के लिए स्वादिष्ट खाना प्रकट कर दो। यही बात रश्मि 2 बार दोहराती है और उस जादुई हेयर बैंड के पेड़ की बात सच निकल जाती है। वहाँ सच में बहुत ही स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है, जिसके बाद रश्मि पेट भरकर खाना खाती है और उस जादुई हेयर बैंड के पेड़ का धन्यवाद करती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई हेयर बैंड के पेड़, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये कोई एहसान नहीं है रश्मि, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई का फल है। इसके बाद रश्मि उस हेयर बैंड को लेकर घर आ जाती है, परंतु जैसे ही वो घर आती है तो देखती है कि उसका घर मामूली झोपड़ी से बदलकर एक बहुत ही बड़ा आलीशान बंगला बन चुका है।
ये देखकर रश्मि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो जैसे ही अंदर जाती है तो अंदर का रंग रूप देखकर और ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जैसे ही मनमोहन की आंख खुलती है तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो रश्मि से पूछता है, रश्मि, ये काया पलट कैसे हो गया? हमारा घर तो एक झोपड़ी था, फिर ये बंगला यहाँ कैसे आ गया? पापा, ये सब इस जादुई हेयर बैंड का कमाल है। ये तुम क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? पहले मुझे भी यही लगा था, पर ये सब सच है। मैं जिस जंगल में बचपन से जाती थी, उसी जंगल में एक पेड़ है, उसी ने मुझे ये जादुई हेयर बैंड दिया। इस जादुई हेयर बैंड को लगाते ही जो भी इच्छा मांगी जाए वो पूरी हो जाती है। अब हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और हम एक अच्छा जीवन जिएंगे। इसके बाद रश्मि उस जादुई हेयर बैंड से कई तरह की जरूरत की चीजें मांगती है। साथ ही साथ उस जादुई हेयर बैंड की मदद से मनमोहन अपना खुद का एक व्यापार शुरू कर लेता है और धीरे धीरे उसका व्यापार चल पड़ता है, जिसके बाद वो दोनों काफी अमीर हो जाते हैं। परंतु अमीर होने के बाद भी वो अपने पुराने दिनों को नहीं भूलते, इसलिए वो अपने जैसे और भी गरीब लोगों की मदद करते रहते हैं। और रश्मि कभी भी उस जंगल में जाना नहीं छोड़ती और हमेशा दूसरों की सहायता करती रहती है और जादुई हेयर बैंड और अपने पिता के साथ हंसी खुशी जीवन जीने लगती है।